हेलो एवरीवन, देखना शुरू कर चुके हैं आप अपना चैनल साइंस क्लासेस। टॉपिक की अगर हम बात करें तो टॉपिक हम पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। ठीक, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, ये सारे पार्ट्स आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं वहीं पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 3 और उम्मीद है यहां पे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हम प्रोसेस पढ़ेंगे यहां पे, प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी। और फिर एक टर्म पढ़ेंगे हम बायो प्रोसेसिंग, कि कैसे हम एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं। तो इतना सा सेगमेंट यहां पे हम पढ़ने जा रहे हैं। एक बात और बता दें, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आपसे बनते हैं वो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये, जहां पे हम पढ़ने जा रहे हैं। इसी से सबसे ज्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। और इस बार 2025 में भी एक प्रोसेस पूछा गया था, पीसीआर टेक्नोलॉजी से कौन सा स्टेप्स अलग अलग वेरिंग टेम्परेचर के बिहाफ पे देखने को मिलता है। तो पीसीआर टेक्नोलॉजी के बारे में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको उपलब्ध कराई जाती हैं। हमने अभी तक नॉर्मली पढ़ लिया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम्स, व्हीकल्स, इसमें हमने प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज वायरसेस का जिक्र किया था। प्लांट सेल्स में डालने के लिए टीआई प्लाज्मिड या टीडीएनए, आरआई प्लाज्मिड का यूटिलाइजेशन देखने को मिलता है। और अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स में हमने सहारा लिया था रेट्रोवायरसेस का। ठीक है ना। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे टॉपिक पे पढ़ते हैं कि कौन सा टॉपिक हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक कौन सा है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की प्रोसेसेस क्या क्या हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी कि आरडीएनए बनाते कैसे हैं। सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होता है, देखो अगर किसी चीज को सुधारना है या इंप्रूव करना है तो सबसे पहले क्या करना होता है, वो चीज तो होनी चाहिए ना आपके पास। तो सबसे पहले हम आइसोलेशन करते हैं जेनेटिक मटेरियल या फिर डीएनए। पहले डीएनए निकालते हैं। डीएनए कैसे निकालेंगे, एक सेल है, सेल के अंदर घुसना है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होते हैं। तो कई सारे मल्टीपल एंजाइम्स यहां पे यूटिलाइज किए जाते हैं। जैसे बाहर सेल मेम्ब्रेन पे मेजर कंपोनेंट लिपिड होता है, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए लाइपेज एंजाइम यूज किया जाता है। या फिर अगर एल्गल सेल वॉल की बात करेंगे तो एल्गल सेल वॉल पे भी कौन सा मेजर कंपोनेंट सेलुलोज का बना होता है, तो सेलुलेज एंजाइम यूज करते हैं। अगर फंजाई की बात करें तो फंजाई का सेल वॉल किसका बना होता है, काइटिन का, तो वहां पे काइटिनेज एंजाइम यूज करते हैं। तो इस तरह से वेरिंग एंजाइम्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन को और न्यूक्लियर एनवेलप को डिसॉल्व कर देते हैं। फिर हमें मिल जाता है क्या, जेनेटिक मटेरियल डीएनए। अब डीएनए एक स्पेसिफिक लोकेशन से कट करना है, उसके लिए भी एंजाइम है। कौन से, एंडोन्यूक्लिएजेस और एक्सोन्यूक्लिएजेस। अगला काम है, हमने डिजायर्ड डीएनए अगर ऑब्टेन कर भी लिया है कि हमें जो चाहिए था वो निकाल लें, पर उसके लिए हमें जरूरी होता है इसके नंबर्स बढ़ाना। ऐसा ना हो कि हमें बार बार एक सेल से डीएनए का एक सेगमेंट निकालना है तो हम बार बार हर एक सेल पे ये स्टेप परफॉर्म करते रहें, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, हमें डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो बार बार ना निकालना पड़े उसके लिए हम क्या करते हैं, एम्प्लीफिकेशन कर लेते हैं जीन का पीसीआर टेक्नोलॉजी यूज करके, ताकि इनके नंबर्स मल्टीप्लायर हो जाएं। फिर बात करते हैं इसका इंसर्शन ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट सेल। अब आरडीएनए जो हमने रिकवर किया है, बनाया है, इसको किस में डाल देते हैं, होस्ट सेल में। किसके अंदर डाल दिया गया है, होस्ट सेल में। होस्ट सेल में डाल देंगे तो क्या होगा, उसके डीएनए कंपोजिशन के साथ ये डिजायर्ड डीएनए कंबाइन कर जाएगा, और कंबाइन कर जाएगा तो फिर हमें रिक्वायरमेंट होती है कि फॉरेन जीन प्रोडक्ट्स कैसे ऑब्टेन करें, और फिर उससे एक्सट्रैक्ट करके उसको प्योरीफाइड करके मार्केटिंग में बेचने का प्रोसेस बोला जाता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। फॉरेन जीन प्रोडक्ट ऑब्टेन करना, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं बायो प्रोसेसिंग। बायो प्रोसेसिंग के थ्रू आता है। और ये ऊपर वाला हिस्सा आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। किसमें आता है ये, जेनेटिक इंजीनियरिंग का हिस्सा होता है। तो आइए सीधे हम बढ़ते हैं सबसे पहले प्रोसेस की तरफ। उम्मीद है अच्छे से इतना सेगमेंट समझ में आ रहा होगा।
देखो, घबराने की या डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इंटरेस्ट आता जाएगा, और इसके क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे फटाफट होते चले जा रहे हैं। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक डीएनए मटेरियल को आइसोलेट या अलग करने के लिए पहले बैक्टीरियल सेल्स की अगर हम बात करें या प्लांट सेल्स या एनिमल टिश्यू को एंजाइम से ट्रीट किया जाता है। कौन से? लाइसोजाइम एंजाइम। बैक्टीरिया की वॉल को ब्रेक डाउन करने के लिए जो पेप्टाइडोग्लाइकन बोलते हैं इसको, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए लाइसोजाइम एंजाइम का यूज किया जाता है। सेलुलेज प्लांट्स की सेल वॉल को डिसॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। काइटिनेज फंगस वॉल को डिसॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। अब जो सेल है ये ब्रोक करके, तोड़ के, सेल के अंदर घुस के ऊपर की मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटाने के बाद क्या मिल गया हमें? डीएनए मिल गया। अब डीएनए यहां से रिलीज कर देते हैं अदर मॉलिक्यूल्स, आरएनए, प्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड और लिपिड्स भी हमें डीएनए के साथ देखने को मिलते हैं। आरएनए को हटाने के लिए क्या करते हैं हम? यहां पे राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम डालते हैं। आरएनए क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन कर जाता है। प्रोटीन को हटाने के लिए फर्दर हम कौन सा एंजाइम यूज करते हैं? प्रोटीएज एंजाइम। तो प्रोटीन हटाने के लिए प्रोटीएज यूज करेंगे और आरएनए हटाने के लिए राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम का यूज किया जाता है। अब अदर मॉलिक्यूल्स भी एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट के तरह से जो अदर मॉलिक्यूल्स आए हैं उनको भी इसी पैटर्न से क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। अब जब रिमूव हो चुके हैं तब यहां पे हम क्या देखने को पाते हैं कि इसमें जब चिल्ड इथेनॉल तो समझ में आ रहा होगा ना, चिल्ड इथेनॉल को जब हम यहां पे डालते हैं, चिल्ड इथेनॉल मतलब डायरेक्ट जो C2H5OH है बहुत कूल ठंडा करके इथाइल अल्कोहल में इसको ऐड कर दिया जाता है। किसको? प्योरीफाइड डीएनए को। अब प्योरीफाइड डीएनए को डीएनए के प्रेसिपिटेट्स ऑब्टेन करते हैं पतले पतले से थ्रेड पैटर्न पे। अल्कोहल को ऐड करते हैं जब हमें अलग अलग लेयर्स यहां पे देखने को मिलती हैं। अगला हिस्सा होता है स्पूलिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज ऑब्जर्व। देखने को मिलता है प्रोसेस, ये ऊपर की तरफ आके क्या हो जाते हैं? डीएनए के जो मटेरियल होते हैं ये पतले पतले थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर में सस्पेंशन के फॉर्म में ऊपर एक्यूमुलेट कर जाते हैं। डीएनए सेपरेट किया जाता है। ये एक जार है, फिल्डअप किया गया है, इसमें चिल्ड इथेनॉल मिलाया गया है। चिल्ड इथेनॉल में ये जो कंसंट्रेटेड स्ट्रक्चर नजर आती है ऊपर की तरफ, इसको बाय द स्पूलिंग प्रोसेस ऊपर की तरफ से हिला के सेक करके ऊपर की तरफ एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। प्रोसेस सेपरेट डीएनए इसको रिमूव किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ किसके? स्पूलिंग प्रोसेस से। प्रोसेस का नाम याद रखना। डीएनए को सेपरेट करने के लिए अदर मटेरियल से क्या यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है बाय द प्रोसेस स्पूलिंग, सेपरेट किया जाता है। अगले सेगमेंट की अगर हम बात करें तो यहां पे देखने को मिलता है कटिंग ऑफ डीएनए एट ए स्पेसिफिक लोकेशन। अब डीएनए ऑब्टेन कर लिया गया है, स्पेसिफिक लोकेशन से कट करने के लिए जो प्योरीफाइड डीएनए है इसको इंक्यूबेट किया जाता है, पकाया जाता है विद द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। इसकी वजह से क्या होता है? डीएनए टूट जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, अलग अलग सेगमेंट्स बढ़ जाते हैं और डीएनए के कई सारे फ्रेगमेंट्स ऑब्टेन किए जाते हैं। अब ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं इनको अलग अलग सेपरेट करने का मेथड यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये कुछ और अजूबा नहीं होता है। इसके बारे में अगर बात करें तो ये एक ऐसी प्लेट लाइक डिवाइस होती है। ये अरेंजमेंट है, ग्लास प्लेट होती है, इसमें फिल्डअप करते हैं एक जेल, नाम है इसका एगेरोज जेल। एगेरोज जेल क्या करता है? स्टिकी नहीं होने देता है। डीएनए डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के नाम से जब आते हैं तो ये कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में पाए जाते हैं। अब इन छोटे छोटे टुकड़ों को कट किया गया है, किसकी हेल्प से? एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम ने काटा होगा। स्पेसिफिक बेस पेयर नाइट्रोजनस पाए जाते हैं, उनकी वजह से ये कटे हुए देखने को मिलते हैं। अब इनको डालते हैं कुछ इस तरह से एक प्लेट पे। ये जो प्लेट है मेथड यूज किया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहां पे क्या देखने को मिलता है? इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कराई जाती है। देखो वायर जुड़े हुए हैं ना, वायर से इनको कर दिया जाता है कनेक्टेड। अब जब कनेक्टेड करते हैं तो हम बात करते हैं डीएनए कैसे होते हैं?
बाय डिफॉल्ट निगेटिव होते हैं। कनेक्शन देखने को मिलता है, एक टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल निगेटिव। जिधर डाले जाते हैं ये होते हैं निगेटिव टर्मिनल और अपोजिट टर्मिनल क्या होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये किस पे डाले जाते हैं, इधर पॉजिटिव टर्मिनल और इधर निगेटिव टर्मिनल। अब निगेटिव टर्मिनल जो बैटरी का होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स ज्यादा होते हैं, तो वहां पे कैटायंस डिपॉजिट करते हैं, इसको बोलते हैं हम कैथोड। और इधर का हिस्सा क्या होता है, एनोड। अब बात की जाती है जब इनको रखा जाता है, ये जो छोटे छोटे से कॉलम जैसी स्ट्रक्चर दिख रही हैं, यहां पे एक साथ सारे डीएनए डाल दिए जाते हैं। जेल एगेरोज यहां पे यूज किया गया है ताकि क्या हो, ये फ्रेगमेंट आपस में चिपक न जाएं। अब क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो डीएनए चूंकि निगेटिव पार्टिकल्स होते हैं, तो निगेटिव किधर भागेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, बैटरी के एनोड की तरफ। और जो हल्के होंगे वो तेजी से भाग जाएंगे और जो हैवी होंगे वो वहीं पे रह जाएंगे। तो जो हल्के वाले स्मॉलेस्ट डीएनए पार्टिकल होते हैं वो किधर इकट्ठा हो जाते हैं, एनोड की तरफ, और भारी वाले जो होते हैं वो किधर रह जाते हैं, लार्जेस्ट वाले रह जाते हैं कैथोड की तरफ, यानी कि बैटरी के निगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है बिना भूले। अब यहां पे क्या देखने को मिलता है, चूंकि डीएनए नेगेटिव था इसलिए ये एनोड की तरफ मूव कर जाता है और कैथोड की तरफ क्या रह जाते हैं, लार्जेस्ट या हैवीएस्ट पार्टिकल यहां पे रिमेनिंग रह जाते हैं। जो वेल्स पाए जाते हैं इन्हीं में सैंपल्स फिल्ड किए जाते हैं ताकि इजीली इनको कलेक्ट किया जा सके। डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं अब इनको सेपरेट कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट। इफेक्ट कौन सा है, सीविंग इफेक्ट बोला जाता है, जिसके थ्रू डीएनए के सेगमेंट्स को अलग अलग अरेंज कर दिया जाता है एगेरोज जेल पे। इसको बोलते हैं सीविंग इफेक्ट। ये जो अलग अलग पैटर्न हुआ है एगेरोज जेल का, इस इफेक्ट को बोलते हैं सीविंग इफेक्ट। पॉलीमर फ्रॉम सीवीड्स, एगेरोज जेल क्या है, सीवीड, समुद्री खरपतवार से एगेरोज जेल ऑब्टेन किया जाता है। स्मॉलर साइज के जो फ्रेगमेंट होते हैं दूर जाते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव होते हैं तो पॉजिटिव की तरफ तेजी से भाग जाते हैं। द प्रोसेस इज रिपीटेड विद द वेक्टर डीएनए। अब ये जो प्रोसेस होती है ये वेक्टर के डीएनए के साथ, जिसके माध्यम से डाला है उसके डीएनए के साथ भी ये परफॉर्म कराया जा सकता है। तो प्रोसेस रिपीट कराई जाती है। अब डीएनए के कई सारे सेगमेंट्स मिल चुके हैं। डीएनए फ्रेगमेंट्स हमें ऐसे तो दिखाई नहीं देंगे इस सैंपल साइज पे, तो क्या करते हैं हम इनको, इसी एगेरोज जेल को हम जो यहां पे डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं इनको ब्राइट ऑरेंज कलर में देख पाते हैं। कब, जब इथीडियम ब्रोमाइड डाली जाती है। यह याद रखना, इथीडियम ब्रोमाइड के साथ जब इनको स्टेन किया जाता है, कलर किया जाता है और यूवी रेडिएशन डाली जाती है तो इस तरह से ऑरेंज कलर के बैंड्स नजर आते हैं हमें डीएनए के। ये प्रोसेस हमें देखने को मिलती है किसकी, ये इथीडियम ब्रोमाइड की प्रेजेंस में। इस अगला टॉपिक है कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन से काटने के लिए, अब डीएनए के अलग अलग सेगमेंट्स निकाल लिए, ये डिजायर डीएनए है। अब इस डिजायर डीएनए को कहीं पे डालना है तो डीएनए के जो बैंड्स हैं इनको कट आउट करते हैं एगेरोज जेल से। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, इल्यूशन। इल्यूशन एक ऐसी प्रोसेस है कि एगेरोज जेल से हमने क्या कर लिया है, डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब एक्सरसाइज करते हैं डीएनए बैंड को, ऐड करते हैं जेल टू डिसॉल्व बफर। अब इसको 10 मिनट तक 65 डिग्री सेल्सियस तक और उसके बाद एक स्पिन कॉलम में डाल के इसको रोटेट कराते हैं, वॉश करते हैं और इसके बाद डीएनए को स्मॉल वॉल्यूम में एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये स्टेप बोली जाती है इल्यूशन। अब तो कट जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं जीओआई या डिजायर्ड जीन्स। ये किसी भी सोर्स ऑफ डीएनए से कट करने के लिए कट वेक्टर्स चाहिए होते हैं, इनके साथ मिक्स कर दिए जाते हैं और लाइगेज जोड़ दिया जाता है। ये क्रिएट करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जैसे एक वेक्टर का डीएनए डाल दिया गया और एक बहुत सारे डीएनए हमारे सेगमेंट्स के डाले गए। अब स्पेशल एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाला गया, वेक्टर का सेगमेंट वहीं से कटेगा और वहीं पे जीन ऑफ इंटरेस्ट कटेगा। अब हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है और इनके पास वेक्टर के पास स्पेस अवेलेबल है। लाइगेज एंजाइम फंक्शन करेगा और ये जो डिजायर्ड जीन है ये वेक्टर जीन के साथ आके
जुड़ जाएगा। अब ये जब आपस में जुड़ जाएगा तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनके तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं अगली प्रोसेस की। ये पीसीआर मशीन है, इसको हम थर्मल साइक्लर बोलते हैं क्योंकि अलग अलग मेनी टेम्परेचर चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है। हमने डीएनए बना लिया है, डीएनए कैसा है, हमारा एक डिजायर्ड या फिर इसको बोले रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया है, पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को कंप्लीट करने के लिए इसका एम्प्लीफिकेशन जरूरी है। एम्प्लीफिकेशन मतलब इसको बढ़ाना, कि कैसे बढ़ाएंगे, तो बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर। ये सिंथेसाइज करती है एक ही जो क्लोन बनाया है डीएनए का, अब वेक्टर डीएनए के साथ हमने डिजायर डीएनए जोड़ के जो पूरा सेगमेंट बनाया है उस बॉडी का, उसकी मल्टीपल कॉपीज प्रिपेयर करते हैं। मल्टीपल कॉपीज कैसे प्रिपेयर करते हैं, सिंथेसिस करते हैं मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीओआई, वो डिजायर्ड जीन को कई सारी कॉपी में बनाते हैं इन लेबोरेटरी बाय यूजिंग 2 सेट्स ऑफ प्राइमर। प्राइमर के कितने सेट्स यूज किए जाते हैं, 2 सेट्स। क्या यूज होता है अभी डिस्कस करते हैं। एक्चुअली 2 डीएनए फ्रेगमेंट कट करते हैं, तो एक तरफ 5' एंड से और दूसरी तरफ 5' एंड से प्राइमर पहले अटैच हो जाते हैं। प्राइमर अटैच हो जाएंगे तो अब प्राइमर अटैच होने के बाद एक स्ट्रैंड कंप्लीमेंट्री इसका बनेगा, एक कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड इसका बनेगा, तो 1 से 2 डीएनए बनके तैयार हो जाते हैं। तो प्राइमर कुछ इस तरह से फंक्शन करते हैं और एक एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज, ताकि इसके कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स डीएनए पॉलीमरेज की वजह से फॉर्म हो सकें। क्लियर। प्राइमर्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, केमिकली सिंथेसाइज्ड क्या होते हैं, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स बोले जाते हैं उनको जिसमें 2 से ज्यादा नंबर और 10 से कम नंबर के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। इनके लिए टर्म यूज करते हैं क्या, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। ये कंप्लीमेंट्री होते हैं, स्पेशली 2 से स्टार्ट होती है, तो मेजरली यहां पे 2 बेस पेयर के साथ ये पाए जाते हैं। कंप्लीमेंट्री होते हैं टू द रीजन ऑफ डीएनए, डीएनए के उस सेगमेंट से जहां पे कटिंग प्रेजेंट देखने को मिली है, उसके ये कंप्लीमेंट्री नेचर देखने को मिलते हैं। पीसीआर टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये सेम एज फिगर आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। इसी फिगर को हम सिंप्लीफाइड करके फॉलो अप करते हैं, पीसीआर टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो जो पीसीआर टेक्नोलॉजी है इसकी अगर हम बात करें तो यहां पे देखने को मिलता है 3 स्टेप्स। एक पहला है डीनेचुरेशन और दूसरा है एनेलिंग और तीसरा है एक्सटेंशन। ये आपको यहां पे देखने को मिलते हैं। ये जो सेगमेंट्स हैं, स्टेप्स, पहला स्टेप डीनेचुरेशन होता है, यानी कि डीएनए के थ्रेड्स को अलग अलग कर देना। ये प्रोसेस बोली जाती है डीनेचुरेशन। अब दूसरी जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनेलिंग। एनेलिंग का मतलब होता है अटैचमेंट ऑफ प्राइमर्स। प्राइमर्स का इधर के 5' से 3' तक जुड़ना और दूसरा वाला जो टर्मिनल था उसके 5' से 3' एंड की तरफ उसका अटैचमेंट। तो ये मेनली 2 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स के साथ ये अटैचमेंट देखने को मिलता है। एक पे प्राइमर इधर से जुड़ गए, एक पे प्राइमर इधर से जुड़ गए। अगला आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन परफॉर्म कराया जाता है किसकी हेल्प से, डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से। अब डीएनए पॉलीमरेज जो नॉर्मल होता है ये क्या होता है, खत्म हो जाता है जब कभी टेम्परेचर राइज करता है। टेम्परेचर राइज करने पे ये खत्म हो सकता है। तो इसके लिए ये डैमेज ना हो, खत्म ना हो, उसके लिए हम एक स्पेशल पॉलीमरेज एंजाइम यूज करते हैं, इसको बोलते हैं टैक पॉलीमरेज। कौन सा, टैक पॉलीमरेज। इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्सटेंशन में हेल्प करता है, स्पेशल कंडीशन होता है, टेम्परेचर रेजिस्टेंट होता है। टेम्परेचर रेजिस्टेंस की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि अगर हम डीनेचुरेशन की बात करें तो ये अप टू 94 डिग्री सेल्सियस पे परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। एनेलिंग प्रोसेस ऑलमोस्ट 54 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है और एक्सटेंशन 72 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो देखो जरा, इतने सारे टेम्परेचर वेरिएशंस होते हैं। अगर हम नॉर्मली डीएनए पॉलीमरेज की बात करें तो ये नॉर्मल एंजाइम है कितना, 25 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये नॉर्मल फंक्शन करता है। लेकिन अचानक से क्या हुआ, अब टेम्परेचर चेंजेस दिखेंगे।
तो टेम्परेचर वेरी होने की वजह से हमें कई सारे इनके नॉन फंक्शनलिटी देखने को मिलेगी। तो टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए ही हम यूज करते हैं यहां पे टैक पॉलीमरेज ड्यूरिंग द एक्सटेंशन। टैक पॉलीमरेज थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है। अभी हम इसके जस्ट डिस्कस करने वाले हैं, इसके जब प्रोसेसेस के बारे में डिटेलिंग पढ़ेंगे। तो देखो डीनेचुरेशन के बारे में समझ लो। ये डीएनए स्टैंड था, डीएनए स्टैंड को दो पार्ट्स में बांट दिया गया। ये प्रोसेस बोली जाती है डीनेचुरेशन। सिंपली हीट करते हैं 94 डिग्री सेल्सियस पे, प्रोसेस डीनेचुरेशन की अकर कर जाती है। अगला हिस्सा है एनेलिंग। कितने डिग्री सेल्सियस पे ये इसको हम परफॉर्म करते हैं? 94 डिग्री सेल्सियस पे। ये हिस्सा 94 डिग्री सेल्सियस पे परफॉर्म होता है। 94 डिग्री सेल्सियस। एनेलिंग होती है 54 डिग्री सेल्सियस। 54 डिग्री पे जब डालते हैं इसको तो यहां पे आके प्राइमर देखो 5' से 3' इसके अपोजिट 3' टर्मिनल पे, और 5' से 3' से 5' पे टर्मिनल पे ये आके जुड़ गया। कौन? प्राइमर जुड़ गया। अब प्राइमर को सीधे सीधे एक्सटेंड करते हुए ऐसे आगे की तरफ इधर बढ़ता चला जाएगा, इधर बढ़ता चला जाएगा। ये प्रोसेस होती है एक्सटेंशन, और ये एक्सटेंशन होती है कितनी? 72 डिग्री सेल्सियस पे। 72 डिग्री सेल्सियस पे प्रोसेस होती है एक्सटेंशन। 1 से 2 नंबर ऑफ डीएनए बनके तैयार हो जाते हैं। अब अगला सेगमेंट है, इसको अगर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से लेके 128, 128 से 256, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम साइकिल हुई, 250 सेल्स बन गई। तो यहां पे 250 डीएनए के कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स बनके तैयार हो गए। तो अब इतने सारे मॉलिक्यूल्स हम यहां पे बना सकते हैं। तो ये हमारे पास देखने को मिलेंगे क्या? ऑप्शंस। इसकी वजह से बेनिफिट क्या देखने को मिलता है, फायदा क्या देखने को मिलता है कि ये जो सेगमेंट हैं 30 साइकिल अगर रिपीट करते हैं तो ऑलमोस्ट 1 बिलियन टाइम्स हमारे पास डिजायर्ड डीएनए ऑब्टेन हो जाते हैं। अब अगर 2 3 4 5 डैमेज भी हो गए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहला है डीनेचुरेशन। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हीट करते हैं टारगेट डीएनए को, जीन ऑफ इंटरेस्ट या जीओआई को हाई टेम्परेचर पे, कितना टेम्परेचर? 94 डिग्री सेल्सियस। इस पे गर्म करते हैं और फिर सेपरेट हो जाते हैं स्ट्रैंड्स। हर एक स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह वर्क करता है डीएनए सिंथेसिस के लिए। दूसरा स्टेप है एनेलिंग। एनेलिंग की परफॉर्मेंस 52 यहां पे मेंशन किया गया है, 52 टू 54 रेंज याद रखना। 50 से 55 डिग्री सेल्सियस के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। 3' एंड के साथ एट 3' एंड डीएनए के टेम्पलेट जुड़ते हैं। तो ये डीएनए का 3' एंड है, इधर की तरफ से प्राइमर इधर जुड़ेगा, 3' एंड है तो प्राइमर इधर जुड़ेगा। अब अगला स्टेप होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन परफॉर्म कराया जाता है किसके साथ? टैक पॉलीमरेज के साथ। ये स्पेशल टाइप ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंट एंजाइम होता है जो एडिशन करता है न्यूक्लियोटाइड प्राइमर को यूजिंग थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। ये थर्मोस्टेबल होता है यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने घटाने पे बीमार नहीं होता है। इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियम। किससे निकाला गया है? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया का नाम है थर्मस इक्वेटिकस। ये एक्टिव होता है इवन टेम्परेचर ज्यादा हो। डीनेचुरेशन के समय डबल स्टैंडर्ड डीएनए को 94 डिग्री सेल्सियस की जरूरत थी, उस समय भी ये प्रॉपर फंक्शनिंग करता रहता है। थ्रू कंटिन्यूअस रेप्लिकेशंस डीएनए सेगमेंट्स एम्प्लीफाइड किया जा सकता है 1 बिलियन कॉपीज के साथ। ये एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट्स बाद में लाइगेट करने में, वेक्टर के साथ जोड़ने में या फिर फर्दर क्लोनिंग में हेल्प कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाइड पीसीआर की बात करें तो ये एक मशीन है। इस पीसीआर में डीएनए सैंपल्स डाले गए, प्राइमर्स डाले गए, न्यूक्लियोटाइड्स या ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, डिजायर्ड न्यूक्लियोटाइड्स डाले गए। टैक पॉलीमरेज का यूज किया जाता है एंजाइम्स। इसके बाद मिक्स बफर यूटिलाइज किया जाता है, इन सबको आपस में मिक्स कर दिया जाता है और फिर पीसीआर ट्यूब में भर के यहां पे रख दिया जाता है। साइकिल कंटिन्यूअसली होती है। डीनेचुरेशन 95 डिग्री पे स्टैंड सेपरेट करते हैं, एनेलिंग में प्राइमर्स बाइंड करते हैं टेम्पलेट, और एक्सटेंशन में 72 डिग्री सेल्सियस पे नए स्टैंड्स बनके तैयार हो जाते हैं। इसको बोलते हैं पीसीआर साइकिल। थर्मल साइकिलर डिवाइस है, इसमें कंटिन्यूअसली ये बार बार चेंज होते रहते हैं। अब बात करें अगर हम इनकी, तो इनका हम एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं कि इंसर्शन कैसे करते हैं। आरडीएनए होस्ट सेल में या फिर ऑर्गेनिज्म में क्या कराना है? इंसर्ट कराना है। यूजिंग मेथड डीएनए लाइगेट किया जाता है। लाइगेटेड डीएनए या जुड़ा हुआ जो डीएनए है
किसी भी मेथड से इंट्रोड्यूस करना रिसिपिएंट होस्ट सेल्स में, होस्ट सेल में डालने के लिए दे टेक अप डीएनए फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, ये अपने सराउंडिंग से डीएनए इनटेक कर सकते हैं। ये मेंशन किया गया है किसी भी मेथड से लाइगेटेड डीएनए अगर इंट्रोड्यूस कराना है तो इसको बोलते हैं हम इंसर्शन ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट सेल्स या ऑर्गेनिज्म। ये जो आरडीएनए है बेयरिंग एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज ट्रांसफर इनटू ई कोलाई। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन्स में रिकॉम्बिनेंट जीन को क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। होस्ट सेल्स बिकम एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, होस्ट सेल्स क्या हो जाती है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट हो जाती है। ये जो ट्रांसफॉर्मेटेड सेल्स हैं ये स्प्रेड करती हैं अगार प्लेट पे कंटेनिंग एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन लेकर के अगार प्लेट पे अगर इनको डाला जाता है तो जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वही बचते हैं, बाकी अनट्रांसफॉर्म क्या हो जाते हैं, डाई कर जाते हैं। इनका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें फॉरेन जीन के पैटर्न ऑब्टेन करने हैं तो ये जो नॉन ट्रांसफॉर्म सेल हैं और ट्रांसफॉर्म सेल्स होंगी, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट कॉलोनी बनेगी, सिर्फ ट्रांसफॉर्म सेल्स बचेंगी, नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स नहीं रह जाएंगी। इंसर्शंस के बारे में हमने इससे पहले भी टॉपिक में डिटेल में पढ़ रखा है। अगला क्या काम है, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। हमें क्या करना है, फॉरेन जीन प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं। कैसे ऑब्टेन करते हैं, अल्टीमेट एम है आरडीएनए टेक्नोलॉजी का कि डिजायरेबल प्रोटीन प्रोड्यूस हो सके। अगर प्रोटीन इनकोडेड फॉरेन जीन एक्सप्रेस करता है हेट्रोलॉगस होस्ट में, इट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। मतलब ये हमारी बॉडी की क्या है, हमारी बॉडी का प्रोटीन है लेकिन हम बना रहे हैं बैक्टीरिया में, तो ये क्या बोला जाता है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। टारगेट जीन को कंस्ट्रक्ट किया जाता है एक्सप्रेशंस प्लाज्मिड में, मैमेलियन सेल्स एक्सप्रेशंस में, इसको इंसेक्ट सेल्स एक्सप्रेशंस में, ईस्ट सेल एक्सप्रेशंस में, या प्रोकैरियोटिक सेल्स में, कहीं पे भी डाल के अगर हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन ऑब्टेन कर लेते हैं तो ये बोला जाता है क्या, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाने का मेथड फॉरेन जीन प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है। सेल्स जो फॉरेन जीन्स के साथ होती हैं इनको लेबोरेटरी में ग्रो करा सकते हैं, कल्चर किया जाता है इनको यूज करने के लिए ताकि डिजायर प्रोटीन को यूज करें, प्योरीफाई कर लें, और फिर सेपरेशन कई सारी टेक्निक्स यूज की जाती हैं। सेल्स आल्सो कैन बी मल्टीप्लाइड इन कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम। लगातार कल्चर सिस्टम, ऐसा कल्चर सिस्टम जिसमें रॉ मटेरियल डाल रहे हैं और वेस्ट मटेरियल को हम निकालते जा रहे हैं, या यूज करते हैं मीडियम इज ड्रेन्ड आउट फ्रॉम वन साइड while fresh medium is added from other side। ये सेल का मेंटेन करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिव पैटर्न, इसकी वजह से लार्ज जो अमाउंट में बायोमास होता है ये ऑब्टेन होता है, मोर डिजायर्ड प्रोटीन ऑब्टेन की जाती हैं। अब इसको परफॉर्म करने के लिए मतलब हमने जो होस्ट सेल के अंदर डाला है ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए होस्ट सेल में डाला है ताकि उसमें मॉडिफिकेशन हुए हो, उस डिवाइस को बोलते हैं बायोरिएक्टर, जिसमें हम इनका सुटेबल मीडियम में रहना खाना प्रॉपरली अवेलेबल करा के, एयरेटेड करा के इनको हम ऑब्टेन करते हैं, लार्ज अमाउंट में इनका प्रोडक्शन कराते हैं। डिवाइस का नाम है बायोरिएक्टर। ये बड़ी सी वेसल्स होती हैं जिसमें रॉ मटेरियल्स बायोलॉजिकली कन्वर्ट किए जाते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में, एंजाइम्स में, एक्सेट्रा, यूजिंग माइक्रोबियल प्लांट्स। माइक्रोबियल प्लांट्स, एनिमल्स या फिर ह्यूमन सेल्स को यूटिलाइज करके इनमें स्पेसिफिक एंजाइम्स या फिर प्रोटीन्स प्रोड्यूस की जाती है। बायोरिएक्टर एक डिवाइस ऐसी है जो प्रोड्यूस कर सकती है क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट लार्ज अमाउंट में। ये लगभग 100 से 1000 लीटर तक कल्चर कर सकते हैं। बायोरिएक्टर प्रोवाइड करता है ऑप्टिमल ग्रोथ। क्या प्रोवाइड करता है ये? ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन। कौन सी? टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, साल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन, इन सब को, ताकि डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें मिल सके। अब ये होते हैं कुछ बायोरिएक्टर्स जो हम यूज करते हैं। मोस्ट कॉमन यूज बायोरिएक्टर है स्टिर्ड टैंक टाइप या फिर स्टिर्ड टैंक रिएक्टर। एसिड बेस पीएच कंट्रोल के लिए यूनिट पाई जाती है। स्टीम्स यहां पे स्टरलाइजेशन के लिए डालते रहते हैं कंटिन्यूली। मोटर इन
जो ब्लेडर्स हैं या ब्लेडेड इंपेलर्स हैं, फ्लैट ब्लेडेड इंपेलर्स हैं, इनसे कटता नहीं है कुछ मटेरियल। ये मत समझ लेना कि कल्चर करने के लिए कुछ डाला है और वो कट जाता है। ये फोम ब्रेकर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मोटर होते हैं, कल्चर ब्रोथ पाए जाते हैं ताकि मीडियम मिक्सअप होता रहे, यहाँ पे किसी तरह की प्रॉब्लम्स ना आए। सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर है, एक दूसरा है स्पार्क स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर, जिससे स्टेराइल एयर बबल्स स्पार्क करते हैं, निकलते हैं और यहाँ पे गैस इंटरटेनमेंट के फॉर्मेशन होते हैं। लेवल करने के लिए ये फिगर पूछा जाता है। बायोरिएक्टर है, यूजुअली सिलिंड्रिकल होता है और इसका जो बेस होता है ये कर्व होता है ताकि मिक्सिंग प्रॉपरली हो सके। स्टिर्ड फैसिलिटेट करता है कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बराबर बनी रहे, ऐसा ना हो कि हमने ई कोलाई में डाला है, अपना होस्ट बना के डिजायर्ड डीएनए, ई कोलाई ही मर गया तो प्रोडक्ट हमें मिल नहीं पाएगा, हमें प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है। बायोरिएक्टर के पार्ट में एक सिस्टम होता है एजिटेटर सिस्टम, जो इनको मिक्सअप कर रहा होता है, सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट कर रहा होता है। एक ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है, एक फोम कंट्रोल सिस्टम पाया जाता है, एक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है, एक पीएच कंट्रोल सिस्टम होता है और एक सैंपलिंग पोर्ट्स पाया जाता है फॉर पीरियोडिक विड्रॉल ऑफ कल्चर। कल्चर को कंटिन्यूअली हम यहाँ पे चेंज करते रहते हैं। अब बात करते हैं लास्ट प्रोसेस की, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम सेपरेशन करते हैं, प्योरिफिकेशन करते हैं प्रोडक्ट का आफ्टर बायोसिंथेटिक स्टेज। जब लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर लिया तो हम प्रोडक्ट को सेपरेट करके प्योरीफाई करते हैं बायोसिंथेटिक स्टेज में। जो प्रोडक्ट्स हैं ये फॉर्मुलेट किए जाते हैं सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स के साथ। ऐसे फॉर्मुलेशन होते हैं, इनके क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं, स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होती है, स्पेशली इन केस ऑफ द ड्रग्स बहुत कई सारे प्रिकॉशंस मेजर किए जाते हैं, ध्यान में रखे जाते हैं, तब हम इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। हाँ, प्रोडक्ट्स एक है हिम्यूलिन, ये बोला गया कि ऑब्टेन किया गया है किससे, आरडीएनए टेक्नोलॉजी से। इस्रिचिया कोलाई में डिजायर्ड डीएनए डाल के जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक पेशेंट थे उनको करेक्ट करने के लिए, ये बीमारी को ठीक करने के लिए बनाई गई थी हिम्यूलिन। ये बनाया किसने था? एक कंपनी है इली लिली, अमेरिकन फर्म है, इसने इसको पहली बार बनाया था और फिर लार्ज स्केल पे इसका यूटिलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। इसी प्रोसेस से बनाया गया था। अपस्ट्रीम प्रोसेसेस या प्रोसेसिंग की बात करें तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसेस की बात करें तो यहां से प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। टेम्परेचर, पीएच और रेगुलेटर पैटर्न देखने को मिलता है। प्रोडक्ट में अलग अलग वेरिएशंस पाए जाते हैं, इनको प्योरिफिकेशन कॉलम में डाल के प्योरीफाइड करते हैं, फिर कंसंट्रेशन यूनिट के थ्रू इनको अलग अलग प्रोडक्ट्स के फॉर्म में ऑब्टेन कर लेते हैं। क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग बाद में परफॉर्म कराई जाती है। सेफ्टी, इफिशिएंसी, रिकवरी और कॉस्ट, ये सब बायो एनालिटिक्स प्रोसेस में परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग इज मैंडेटरी थिंग, बिना इसके किसी भी ड्रग्स या दवाइयों को इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके कई सारे एडवर्स इफेक्ट हमारी बॉडी पे देखने को मिल सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी, कंप्लीट होता है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अपकमिंग नीट से रिलेटेड और स्पेशली नीट के अलावा भी अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो ये थ्योरेटिकल पोर्शंस आपके काम आने वाले हैं। अपकमिंग जो 2026 टारगेट है उसको अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए, क्योंकि जैसे आपकी तैयारी रहेगी उसी हिसाब से आपके परिणाम या फिर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगर किसी तरह का सुझाव देना चाहते हैं या कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो नीचे हमारी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया गया है, आप वहां पे हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। और अगर पीडीएफ चाहिए तो सीधे टेलीग्राम चैनल से आप हमसे आके डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।